प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं CBSE क्लास 10th से जो आपकी हिंदी की पुस्तक है क्षितिज। क्षितिज से एक और कविता आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोग इंग्लिश की हर एक कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद और उसका भावार्थ यानी एक्सप्लेनेशन उसका कर चुके हैं, एक्सप्लेन किया जा चुका है एक एक लाइन का हिंदी में। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख लें, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका इसी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। CBSE क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री के नाम से आपका प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी युक्त लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम बात करते हैं, जो आज का हमारा शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान यानी एक नवजात शिशु, नवजात तो नहीं कहेंगे, एक अबोध शिशु की मुस्कान जो अभी अभी जिसके दूध के दांत दिखाई देने शुरू हुए हैं, एक आध दांत उसके मुख में है जो दूध के दांत है, और उसको लेकर के जो वह मुस्काता है, इस पर कवि ने इस रचना को लिखा है। और इसी में एक और शीर्षक आपके पास है जो शीर्षक है फसल। तो ये दोनों कविता जो नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है, नागार्जुन जी का जो वास्तविक नाम था वो बैद्यनाथ मिश्र था, और इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। यानी कि ये हमारे क्षेत्र से थे, मिथिला के क्षेत्र से थे, मिथिला के इर्द गिर्द थे, और इनका जन्म 1911 में हुआ था। ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो बनारस और कलकत्ता से हुई थी, और बाद में ये 1936 में ये श्रीलंका चले गए और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। सन 1938 में जब ये भारत वापस लौट करके आए तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और स्वतंत्रता आंदोलन में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगर इनकी बात और की जाए तो हम ये पाते हैं कि ये स्वभाव से बहुत ही मस्तमौला थे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि इनका जीवन जो रहा वो प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय रहा। तो जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो वो दुख की झलक आपको इनकी रचनाओं में साफ साफ देखने को मिल जाएगी। तो इनके रचनाओं पर इनके जीवन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। एक यथार्थवादी कवि के रूप में ये जाने गए। यथार्थ यानी सत्य लिखने के लिए कड़वा भी हो लेकिन सच हो तो उसको लिखने में इन्होंने कभी कोताही नहीं की। इन्होंने जो ये कविता हमको लिख करके दी है, जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही सरल और सहज शब्दों में रचित है। इनकी कविताएं ज़्यादातर इनकी शैली यही रही है, सरल और सहज शब्दों में कविता रचने के लिए लिखने के लिए जाने जाते हैं ये। और व्यंग्यात्मक रचनाएं इनकी काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेंगी। व्यंग्यात्मक रचनाएं यानी ये व्यंग करते रहे अपनी रचनाओं के माध्यम से, समाज की कुरीतियों पर इनका व्यंग आपको देखने को मिलेगा, राजनीति पर इनका व्यंग देखने को मिलेगा। जबकि इनकी रचनाएं समाज, दर्शन, कला और राजनीति से संबंधित रहा करती हैं। समाज के हर वर्ग के कवि ये माने गए, सर्वहारा इनको माना गया, जिसको सभी ने स्वीकार किया है कवि के रूप में। घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे, तो घूमना इनको बहुत पसंद था, और इसी का परिणाम है कि इन्होंने कई बार पूरे भारत की यात्रा की थी। अब स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। और मैं पहले ही कह रहा था कि मिथिलांचल के क्षेत्र से आते थे, तो इनकी रचनाएं जितनी बढ़िया से ये हिंदी में रचनाएं करते थे, उतना ही बढ़िया रचना इनकी मैथिली भाषा में भी, जो मिथिला की पहचान है मैथिली भाषा, तो मैथिली में भी इनकी रचनाएं उतनी ही बढ़िया होती थी। यहाँ तक ही ये नहीं रुके, और इनकी रचनाएं आपको बांग्ला और संस्कृत में भी मिल जाएंगी। इनका भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशीलता पर जो इनका विशेष इनकी रचनाओं का प्रभाव रहा, कि वो इन चीज़ों को इंगित करती हुई इनकी रचनाएं रही। तो चलिए अब हम कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वैसे एक दो नहीं है, बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे युगधारा, प्यासी, पथराई आँखें, सतरंग पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, प्यासी परछाई, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और शोले, पुरानी जूतियों का कोरस, चना और गर्म, चना और गर्म नहीं, चना जोड़ गर्म,
और ये शब्द अपने यहाँ काफ़ी प्रचलित है, चना जोड़ गरम। इनका भस्मांकुर नाम का एक काव्यखंड भी रहा। इनकी बहुत सारे उपन्यास भी आपको देखने के मिलेंगे, जैसे वरुण के बेटे, बलचनामा, रविनाथ की चाची, हीरक जयंती, कुंभी पाक, उग्रतारा, नई पौध इत्यादि। नागार्जुन की सभी रचनाएं जो थी वो काफ़ी प्रचलित हुई हैं। इनकी रचनाएं नागार्जुन रचनावली में आपको देखने के लिए मिलेंगी। नागार्जुन रचनावली में इनकी सभी रचनाएं एक जगह एकत्रित हैं और नागार्जुन रचनावली को 7 खंडों में प्रकाशित किया गया, यानी उसके 7 भाग हैं। चलिए अब हम आते हैं आज की अपनी रचना पर, जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। आज कवि किस चीज़ को लिखता है? हाँ, जैसा कि हम हर बार करते हैं कि किसी कविता को पढ़ने से पहले उसके छंद पे चर्चा करते हैं, तो यह दंतुरित मुस्कान जैसा इससे पहली रचना आपने पढ़ी थी, निराला जी की रचना आपने पढ़ी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो हमने आपको बताया था कि मुक्त छंद क्या होता है, तो इनकी यह रचना भी आपको मुक्त छंद में देखने के लिए मिलेगी, अर्थात यह किसी छंद में रचित नहीं है। मुक्त छंद को अतुकांत शैली की रचना और कविताएं, और कभी कुछ लोग इसको अकविता भी कहकर संबोधित करते हैं। कहते हैं कवि कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बच्चे से कह रहे हैं, या बच्चे की मुस्कान पर लिख रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, गात कहते हैं शरीर को, तो धूल धूसर, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे यह धूली धूसरित जो तुम्हारा शरीर जो है, जिस पर मिट्टी लगा हुआ है, जो बच्चे खेलते हैं तो मिट्टी लगना स्वाभाविक होता है, उनका शरीर जो है मिट्टी से रंगा हुआ है, वह इतना आकर्षक है कि कवि को ऐसा लगता है कि कमल, यानी जलजात कहते हैं कमल के पुष्प को, कि कवि के झोपड़ी में कमल खिल गया है। कवि एक बच्चे की मुस्कान पर लिख रहे हैं, कहते तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, नए नए दांतों वाले, दूध के जो 2 दांत सामने से दिखाए रहे हैं उसमें 2 ही तो अभी निकले हैं, लेकिन उसमें तुम इतने सुंदर लग रहे हो कि इतनी सुंदरता है, इतना आकर्षण है उसमें कि यह मृतक में भी जान डाल दे। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा शरीर जो मिट्टी लगा हुआ है, ऐसा यह तुम्हारा शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लगता है कि आज कमल जो है वह तालाब में न खिल करके मेरी झोपड़ी में ही खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब देखिए, पाषाण कहते हैं पत्थर को, तो कहते हैं परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श पा करके मन इतना ज़्यादा कोमल, इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है, जैसे मानो कि कठोर पत्थर तुम्हारे स्पर्श मात्र से, तुम्हारे छूने मात्र से क्या हो जाता हो, तो वह पिघल जाता हो। यानी पत्थर ठोस होता है तो वह द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा तुम्हारा स्पर्श है कि तुमको छू लेने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही कठोर हृदय क्यों न हो, वह पिघल कर पानी बन जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लगा शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कहते हैं छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तुम्हारा जैसे ही स्पर्श हुआ, तुमने जैसे ही छुआ, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही ऐसे लगा, इतनी सुंदरता झरने लगी, जैसे अब पता नहीं पेड़ बबूल के थे या बांस के, लेकिन जैसे तुमने छुआ तो उसके ऊपर से शेफालिका के सुंदर और सुगंधित फूल झरने लगे। शेफालिका एक फूल की प्रजाति है, तो वह झरना शुरू हो गया, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही वह झरना शुरू हो गया। कवि कहते हैं कि जैसे ही तुमने छुआ तो वह झरना शुरू हो गया। एक बार फिर से गौर करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान।
धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। एक बच्चे की दंतुरित यानी दूध के जो उसके दांत दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ जो वह मुस्काता है तो इतना खूबसूरत होता है मानो कि वह मृतक के शरीर में भी जान डाल दे, और उसके मिट्टी लगे जो शरीर है वह उसका स्पर्श मात्र या उसको देखने मात्र से कवि को यह महसूस होता है जैसे आज कमल का फूल यानी जलजात तालाब को छोड़ करके कवि की झोपड़ी में खिल गया हो। और कहते हैं परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और तुम्हारा स्पर्श मात्र यानी तुमको छूने मात्र से क्या बदल जाता है, तो कठोर पत्थर सा कठोर जो होता है वह भी पिघल करके जल के समान बन जाता है। यह बच्चे की कोमलता और भावुकता पर लिखी गई कविता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब कवि कहता है कि बांस था या बबूल था ये तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा स्पर्श जैसे ही पाया तो उस पर से शेफालिका के फूल जो बहुत ही सुंदर भी होते हैं और बहुत ही सुगंधित भी होते हैं वो झरने लगे। अब कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए, अनिमेष मतलब होता है बिना पलक झपकाए तुम मुझे देखते ही रहोगे, थक गए हो। कभी पूछते हैं थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर। अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी नज़र दूसरी ओर कर लेता हूँ। तुम ऐसे हमको बिना पलक झपकाए जो देख रहे हो तो थक गए हो क्या, आँख लूँ मैं फिर, मैं अपनी नज़र दूसरी ओर कर लूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कहते हैं कोई बात नहीं है, अगर तुम आज मुझे नहीं पहचान पाए कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कभी पूछते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या बिना पलक झपकाए मुझे देखते ही रहोगे, थक गए हो। कभी पूछते हैं थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई बात नहीं, अगर पहली बार में हम एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए, लेकिन अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी नज़र दूसरी ओर कर लेता हूँ। अब कहते हैं यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न जात पाता जान, तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान। कहते हैं कि यदि आज तुम्हारी माँ तुमको लेकर यहाँ नहीं आई होती तो क्या होता, मैं यह अद्भुत सी मुस्कान नहीं देख पाता, मुझे यह अद्भुत सी मुस्कान दिखाई नहीं देती, मैं कभी नहीं देख पाता कि तुम्हारी मुस्कान कितनी खूबसूरत है। मैं जान भी नहीं पाता कि यही वो मुस्कान है जो मृतक के शरीर में भी जान डाल दे। अब कहते हैं चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब देखिए कहते हैं कवि कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम तो धन्य हो ही हे बालक, तुम तो धन्य हो ही, और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो कोई दूसरा ही हूँ, और प्रवासी हूँ, प्रवासी कहता हूँ जो एक जगह से दूसरे जगह गया होता है, तो मैं कोई दूसरा ही हूँ। इतर इतर मतलब दूसरा, और बहुत दूर से आया हुआ हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो अतिथि हूँ, तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। अरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा इस मेहमान से, तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क कोई संबंध नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, और माँ की जो उंगलियां हैं, तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं वो क्या कर रही है,
हम दोनों का संपर्क करा रही है। मधुपर्क मतलब होता है पंचामृत। तो तुम्हारी माँ का जो आत्मीयता है वही हम दोनों को मिला रहा है और हम दोनों को मिलाता आया है। उसमें इतनी मिठास है जितनी कि पंचामृत में होती है। पंचामृत शब्द विशेष रूप से मिथिला के लोग ही समझ सकते हैं, बाहर के लोगों के लिए यह समझना बड़ा मुश्किल है। यह गाय के दूध, दही, घी, शक्कर और मधु को मिलाकर बनाया जाता है, जो किसी पूजन विशेष में इसका प्रयोग होता है। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ की जो है उंगलियाँ वही हम दोनों की पहचान करा रही है और उनकी आत्मीयता की मिठास इतनी है जितनी कि पंचामृत की होती है। और फिर कहते हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियाँ माँ की कराती है रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार देखना मतलब तुम तिरछी नज़र से मेरी ओर देखते हो, तुम मेरी ओर चुप चुप के तिरछी नज़र से देख रहे हो। और होती जब की आंखें चार, और जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ तब तुम्हारी दंतवृत्त मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। और जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ, जब हमारी आंखें मिलती है, तब नए उगते हुए तुम्हारे दांतों की मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। तो यह एक अबोध बालक के सुंदर से मुस्कान पर कवि की एक सुंदर सी रचना है, जो वैसे तो छंदबद्ध नहीं की गई है, ये मुक्त छंद में लिखी गई रचना है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी रचना है। अब इसी में उनका एक दूसरा शीर्षक भी है, उसको पढ़ने से पहले हम आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें। और फिर हम बढ़ते हैं अपने दूसरे शीर्षक की ओर, जो है फसल। लेकिन एक बार फिर से अगर आपको कोई दिक्कत लगी तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके यह भी हमें बताना ना भूलें। दूसरा शीर्षक हमें मिला है वो है फसल। अब यह भी मुक्त छंद में रचित है। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं। क्या है देखिए, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारे नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। फसल क्या है, कभी ये कह रहे हैं। तो फसल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के प्रयास का फल नहीं है, यह बहुत सारी नदियों के जल का जादू है, जो खेतों से गुजरकर उसको अपना जल पिलाकर सींचती हैं। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के प्रयास का फल है, या लाखों लाख और कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा है। और इतना ही नहीं है, फसल और भी कुछ है, और वह है हजारों हजार खेतों की मिट्टी का जो गुण धर्म है, वह जो मिट्टी के गुण की महिमा है उसको गुणधर्म के रूप में हम लोग जानते हैं। तो एक दो की नहीं हजारों खेत की मिट्टी का महिमा है, बहुत सारी नदियों के जल का प्रभाव है, और हजारों हाथों करोड़ों हाथों के स्पर्श का प्रभाव है, वह है फसल। अब कहते हैं फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। फिर वही बात यह नीचे भी बता रहे हैं कि फसल क्या है। हमने पहले भी कह दिया था कि कवि कह रहा है फसल के बारे में बता रहे हैं कि फसल क्या है। तो फसल क्या है, बहुत सारी नदियों के जल का प्रभाव है यानी जादू है, बहुत सारे किसानों के हाथ के स्पर्श की महिमा है, उसकी मेहनत है, और अलग अलग रंग की मिट्टी 6 प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है, बूढ़ी काली और संदली मिट्टी के गुण का प्रभाव है, यानी उन मिट्टियों का भी प्रभाव है। और भी कुछ है तो और है सूरज की किरणों का प्रभाव है, सूरज की किरणें भी आकर के उसको मदद करती है भोजन बनाने में। और
सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवाओं के स्पर्श का भी जादू है, उसके थिरकन का भी जादू है। तो फसल क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। एक दो व्यक्ति का नहीं, करोड़ों करोड़ और लाखों लाख किसानों के परिश्रम का फल है, उसके हाथों के स्पर्श की गरिमा है, वह है फसल। और एक दो नहीं, हजारों प्रकार के खेतों की मिट्टी का मिला हुआ प्रभाव है, वह है फसल। और क्या है, तो सूरज की किरणों का प्रभाव है फसल, और हवा के स्पर्श का, हवा के थिरकन के संकोच का सिमटा हुआ प्रभाव है फसल। तो इसी के साथ हमारी यह कविता संपन्न होती है। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह कविता ज़रूर पसंद आएगी, और अब आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।